डॉक्टर सिनान जिदी, तुर्की पर वरिष्ठ फेलो, फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज। डॉक्टर जिदी, रक्षा क्षेत्र में तुर्की हथियारों और वायु रक्षा प्रणालियों की बढ़ती मांग कितनी अहम है? क्या इससे तुर्की को खाड़ी देशों और दूसरे क्षेत्रीय पक्षों के बीच दीर्घकालिक बढ़त मिलती है? तुर्की के हथियार उद्योग की खास बात है कि वो कितने बड़े पैमाने पर अपने उत्पाद पेश कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। लेकिन एक मुख्य मुद्दा जिसे हमें ज़रूर उजागर करना चाहिए वो ये है कि तुर्की जिन ज़्यादातर प्रणालियों को पेश कर रहा है वे मूल रूप से प्रोटोटाइप रूप में ही हैं। तुर्की की मुख्य वायु रक्षा प्रणाली स्टील डोम, जिसे आयरन डोम के समकक्ष बताया गया है, 2030 से पहले चालू नहीं होगी, और तब इसकी प्रभावशीलता क्या होगी ये भी हमें नहीं पता। ऐसी ही स्थिति 5वीं पीढ़ी के खान फाइटर के साथ है, जिसकी जानकारी नहीं है, जबकि कई देशों ने तुर्की से इसे खरीदने के समझौते किए हैं। लेकिन फिर भी यह एक अप्रमाणित प्लेटफॉर्म है जिसके पास कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित डेटा नहीं है जो ये साबित कर सके कि यह स्टेल्थ, कॉम्बैट और एवियोनिक्स के मामले में 5वीं पीढ़ी के फाइटर के मानकों पर खरा उतरता है। फिर भी ड्रोन क्षेत्र में तुर्की ने खुद को साबित किया है, इसलिए इसे पहुंच का बिंदु माना जाता है। इन प्लेटफॉर्म्स को देशों के लिए खरीदना सस्ता है और इनकी शर्तें यूरोपीय व अमेरिकी विकल्पों से सरल हैं। कूटनीतिक रूप से हकान फिदान की कतर यात्रा दिखाती है कि तुर्की ईरान युद्ध और खाड़ी सुरक्षा में भागीदारी चाहता है। लेकिन क्या अंकारा के पास वास्तव में मध्य पूर्व में एक गंभीर मध्यस्थ के रूप में काम करने की विश्वसनीयता है? TBD मतलब अभी तय नहीं हुआ है। मेरा मतलब तुर्की ने क्षेत्रीय पक्षकारों से अपने कई रिश्ते हमास जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर खराब किए हैं। असल में जैसा बताया, फिदान ने पिछले हफ्ते अंकारा में शूरा काउंसिल के प्रमुख की मेज़बानी की थी और वे दुनिया को दिखा रहे हैं कि अगर हमास जैसे संगठन कतर छोड़ें तो तुर्की उन्हें स्थायी ठिकाना देने को तैयार है, जो वो पहले से कुछ हद तक कर रहा है। ईरान युद्ध में तुर्की तेहरान और इस्लामी शासन के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी संवाद बनाए रखता है, लेकिन ईरानियों को अमेरिकियों के साथ वार्ता की मेज़ पर लाने के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उसकी प्रभावशीलता अभी साबित नहीं हुई है। जहां तुर्की की स्थिति और रुख कमज़ोर पड़ता है वो असल में नेटो का सहयोगी होने के कारण है ना। तुर्की को होर्मुज, जलडमरू मध्य और बाब अल मंदेब जैसे शिपिंग मार्गों के भविष्य को लेकर चिंता है। लेकिन समस्या ये है कि तुर्की मूल रूप से अपने महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं जैसे कि माइन साफ करने की क्षमताओं के साथ नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार नहीं है। वो इन्हें तैनात करने के लिए इच्छुक नहीं है। तुर्की के लिए शायद हालात को देखकर इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सिनान, अब हमें क्या देखना चाहिए? क्या तुर्की की सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी स्थायी क्षेत्रीय प्रभाव में बदलेगी या ये अभी तय नहीं है? सही कहा, तुर्की के सैन्य विकास को कम नहीं आंका जा सकता। आप जानते हैं, इस समय तुर्की की नई ICBM जिसे उसने प्रदर्शित किया है, या उसके UAV बेड़ा जो अभी प्रोटोटाइप में है, इनकी प्रभावशीलता को लेकर काफ़ी संदेह और सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आइए इस बारे में स्पष्ट रहें। तुर्की के रक्षा मंत्रालय का बजट पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ गया है। सरकार निजी ठेकेदारों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के स्रोतों को भी काफ़ी समर्थन दे रही है, जो इन क्षमताओं के विकास में बहुत पैसा और अनुसंधान एवं विकास लगा रहे हैं। याद रखें, 2000 के दशक में बुश प्रशासन ने तुर्कों को लड़ाकू ड्रोन बेचने से मना किया था। तब तुर्कों ने कहा था कि हम खुद बनाएंगे। अमेरिकियों ने तब मजाक उड़ाया, पर अब देखिए वो देश कहाँ है। डॉक्टर सिनान जिदी, आपके साथ अच्छा लगा। i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।